हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अगेन आवर चैनल LIS नेट एग्ज़ाम। और इस समय हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ LIC में TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट 2 में सेक्शन में देखते हैं हम लोग कि आगे क्या चीज़ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, EPG पाठशाला से TQM का जो चैप्टर है वो आप लोग ओपन करिएगा और TQM चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे ज़्यादा आपके नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा समझाऊँगा और कुछ चीज़ों को कम समझाऊँगा। तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर के भरोसे न रहें और अपनी स्टडी भी आप डीप स्टडी करिए, है ना। तो डीप स्टडी आपके ही काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो लेक्चर ये बन गया है ये लेक्चर काफ़ी है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। मोर स्टडी एंड ग्रो मोर नॉलेज। ठीक है, हम PDCA साइकिल के बारे में देख चुके थे पहले पार्ट में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जोसेफ एम जुरान, है ना, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूटर रहे हैं। तो जोसेफ एम जुरान क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू द जुरान, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज एंड ही emphasizes द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग क्वालिटी। जोसेफ एम जुरान का कहना यह है कि क्वालिटी इज़ अ फिटनेस फॉर यूज, मतलब क्वालिटी का मतलब यह है कि आपके यूज़ के लिए फिट बैठना चाहिए वो चीज़, है ना, ये चीज़ कहा है। He was the first to stress that management, communication and human resources are key to achieve quality. According to him, management for quality is done through 3 managerial process: planning, control and improvement. उसका कहना ये है कि मैनेजमेंट में आपको दो चीज़, मतलब मैनेजमेंट में आप क्वालिटी मैनेजमेंट में सक्सेस के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। कम्युनिकेशन और ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को बीच कम्युनिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आपके क्वालिटी को चेक करने के लिए और क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए 3 स्टेप बताए हैं: प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे कि पहले PDCA साइकिल बना था, है ना, PDCA साइकिल में हमने देखा था। उसी तरीके से इसने बताया PDCA साइकिल किसका था, याद करिए, है ना, एडवर्ड डेमिंग। तो यही चीज़ हमको याद रखना है। मेन चीज़ ये है कि किसने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है, हमको ये याद रखना है ना। तो उसी तरीके से जुरान ने दिया आपका 3 स्टेप, ठीक है। तो 3 स्टेप में क्या क्या की स्टेप है? 3 मैनेजरियल प्रोसेस, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। ऑन दिस ही हैज़ कम अप विथ जुरान ट्रायोलॉजी। तो ये किस नाम से जाना जाता है? जुरान ट्रायोलॉजी, जुरान के त्रिकोणी के नाम से जाना जाता है। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, है ना। ये इसका सिंबल बना है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादा डिस्कस के लिए आप लोग बेटर है कि आप EPG पाठशाला से नोट्स डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए, है ना। मैंने इसको नेट के हिसाब से प्रिपेयर किया है, तो नेट के हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर है आपका फिलिप B. क्रॉसबॉय, ठीक है। इसको TQM गुरु भी कहा जाता है ना। द रूट ऑफ हिज फिलोसफी कैन बी फाउंडेड इन फॉलोइंग 5 एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इसने पांच एब्सोल्यूट क्वालिटी मैनेजमेंट के तरीके बताए हैं, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी मीन्स कन्फर्मेशन टू रिक्वायरमेंट, मतलब जो ज़रूरत है लोगों को। मेरे भाई मैंने बिग मॉल खोला या बिग शॉप खोला तो किस पर्पज़ से खोला, या मैंने किराने की दुकान खोली तो किस पर्पज़ के हिसाब से खोली? लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस यही चीज़ को आप सिंपल वे में सोचिए, ना कि पुस्तकी भाषा में आप मत सोचिए, इसको सिंपल वे में आप सोचिए। क्वालिटी मीन्स व्हाट इज क्वालिटी? रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी डिसाइड होती है। देयर इज नो सच थिंग एज अ क्वालिटी प्रॉब्लम, है ना। भाई क्वालिटी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप क्वालिटी को डेवलप करेंगे। इट इज़ ऑलवेज चीपर टू डू थिंग राइट द फर्स्ट टाइम। भाई कम कीमत में आप सही चीज़ लोगों को प्रोवाइड करिए। द ओनली परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी।
भाई लोगों को ये लगना चाहिए कि आपसे जो यदि वो कोई सर्विस ले रहा है या आपसे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसको अपना उसके लिए जो भी वो पे कर रहा है तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कस्टमर आपका, कि उसने जो पे किया है आपको उससे बेटर आप उनको वो चीज़ मिला है। द ओनली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट, है ना। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आपका जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इसने कहा है। ठीक है। ही हैज पुट द 14 स्टेप इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्रोग्राम इन ऑर्गेनाइजेशन। उसने 14 स्टेप बताए हैं कि आप क्वालिटी प्रोग्राम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग डीपली स्टडी करिएगा। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस बाई का नाम याद रखिए, टीकेएम गुरु थे, ठीक है। इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं और 14 स्टेप बताए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। कौन कौन से स्टेप हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, है ना। पहला मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम बना के रखना चाहिए ताकि वो बीच बीच में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वो कंट्रोलिंग करते रहे और वॉच करते रहे। डिटरमाइन क्वालिटी मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की इवेल्यूशन करिए आप। क्वालिटी अवेयरनेस, है ना। करेक्टिव एक्शन, एडहॉक कमेटी एंड जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ सुपरविजन एंड मैनेजर, जीरो डिफेक्ट ऑफ डे, गोल सेटिंग, एरर केसेस रिमूवल, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्वालिटी कॉन्साइसेस, डू इट ओवर अगेन। तो ये चीज़ आपको डू इट ओवर अगेन मतलब ये चीज़ आपको 14 स्टेप को आपको हमेशा करते रहना है, और ये सिंपल सी चीज़ है ना। नथिंग डिफिकल्ट। तो आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो एक एक चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये जनरल आप अपने लाइफ में भी ये सब मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक पुस्तकी भाषा में लिखा गया है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। और यदि मैं बोलूँ कि आप कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी लाइब्रेरी को, तो उसको रिटर्न में आप दीजिए, तो रिटर्न में शायद आपको भी लिखने में दिक्कत होगी। तो लेकिन ये वहाँ पर वही चीज़ है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने कहा है कि ये दैट इज़ नॉट टेक्निक, दैट इज़ साइकोलॉजी, थ्योरेटिकल चीज़ है ये, है ना। तो ये चीज़ हम सब चीज़ करते हैं लेकिन टेक्निकली रूप से इसको नहीं करते हैं, है ना। तो टेक्निकली आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये चीज़ें आपकी बताई गई है इसमें, है ना। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कांट वी फेगेनबम। तो फेगेनबम क्या कहते हैं? फेगेनबम मेन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टोटल क्वालिटी कंट्रोल, मेन कंट्रीब्यूशन इनका टोटल क्वालिटी कंट्रोल में था, जो कि बाद में जाकर वही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाया। अकॉर्डिंग टू हिम द 4 स्टेप इन क्वालिटी कंट्रोल, उनके अनुसार चार स्टेप बताए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करिए। अप्रेजिंग कंफर्मेशन टू द स्टैंडर्ड्स, है ना। और फिर एक्टिंग व्हेन देयर आर डेविएशन एंड स्टैंडर्ड आर नॉट मीट, डेविएशन और स्टैंडर्ड यदि नहीं मिलते तो फिर से आपको करना है, ठीक है। प्लान फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, है ना। और ये चीज़ आपको प्लानिंग आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहना है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर है आपका केरो इशिक्वा, ठीक है। इशिक्वा स्टेट द नीड फॉर कंपनी वाइड क्वालिटी इन्वॉल्विंग वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल cooperation. He emphasizes the importance of pupil part in problem solving through quality control circle. क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के द्वारा और जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं उन लोगों का हेल्प लेते हुए आपको क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करना है। ही मर्ज द आइडिया ऑफ डेमिंग-जुरान, क्रॉसबाई एंड फिगमन एंड सजेस्ट 7 स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पस। तो इन्होंने क्या है कि डेमिंग, जुरान और क्रॉसबाई, फिगमन सारे लोगों का मिला के एक कुछ टूल्स बनाए, स्टैटिस्टिकल टूल, जो डाटा कलेक्शन आपके क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूवमेंट करने के काम आएंगे, है ना। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से जो इनके 7 टूल्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाते हुए चलता हूँ, है ना। तो कौन कौन से टूल्स हैं इनका? हिस्टोग्राम, कसेस एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, है ना।
या इसिक्वा डायग्राम भी कहते हैं। तीसरा है इसका चेक शीट, चौथा है पेरेटो डायग्राम, पांचवा है आपका कंट्रोल चार्ट, छठवा है आपका सेक्टर डायग्राम और सातवां है फ्लो चार्ट। चलिए देखते हैं पहला हिस्टोग्राम चार्ट। हिस्टोग्राम इज अ सिमिलर टू बार ग्राफ बट इट ग्रुप्स नंबर इनटू रेंज फॉर, है ना। तो एक बार ग्राफ बार चार्ट होता है, उस रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल मिले, नंबर ऑफ रीडर ब्राउजिंग 50-60 बुक्स इन अ सेमेस्टर, मतलब आप एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें आप उन लोगों को दर्शाएंगे जो एक सेमेस्टर में 50 या 60 रेंज बनाया ना आपने, 50 या 60 बुक्स कौन कौन से यूज़र आपके फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट कौन इशू करते हैं। तो इस टाइप का आपका बनेगा बार ग्राफ चार्ट। तो बार ग्राफ चार्ट जब आप पढ़ेंगे इसको, तो थोड़ा सा यहाँ से देखते हुए आप लोग चलिएगा। ये देखिए हिस्टोग्राम चार्ट, ये इस तरीके से हिस्टोग्राम चार्ट आता है आपका। 50 से 60 लोग 50 से 60 बुक्स कौन कौन लोग इशू करा रहे हैं, 30 से 40 बुक कितने लोग इशू करा रहे हैं। इस टाइप का जो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन आपका होगा वो हिस्टोग्राम बार चार्ट कहलाएगा। दूसरा देखते हैं अपन फिशबोन या इसिक्वा डायग्राम विच एनालाइज द प्रॉब्लम एंड इफेक्ट एज गिवन बिलो। मतलब ये एनालाइज करता है प्रॉब्लम और उसके क्या रीजन हो सकते हैं और क्या इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज पर। वाइल ड्राइंग द फिशबोन डायग्राम, जब आप फिशबोन डायग्राम बनाते हैं, वन हैज टू गो थ्रू दैट लिस्ट ऑफ पॉसिबल केसेस वन बाय वन आप पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं उसको आप बनाते जाएंगे। देन डिसाइड इन द टीम वेदर द प्रॉब्लम इज द रिजल्ट ऑफ द मटेरियल। फिर उसके बाद आपकी जो टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रॉब्लम मटेरियल से संबंधित है या मैकेनिज्म से संबंधित है या फिर ऑपरेशन प्रोसेस से संबंधित है या पीपल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। द टर्म हैज टू एनालाइज द इम्पैक्ट दैट ईच कजेज एंड इट्स इम्पैक्ट द प्रॉब्लम। तो हर एक एक चीज के इम्पैक्ट को एनालिसिस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक फिशबोन डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम है, फिशबोन मतलब देखिए मछली के कांटे की तरह बना हुआ है, ठीक है। ये मछली का मुंह हो गया। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो गया डिले इन सर्कुलेशन ऑफ बुक, सर्कुलेशन करने में क्यों लेट होता है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप पहले देखेंगे कि प्रोसेस में ये हो सकता है कि वन पर्सन डज ऑल प्रोसेस, क्या एक ही व्यक्ति है और सारे प्रोसेस को, वो सर्कुलेशन के प्रोसेस को स्वयं करता है, या फिर कुछ अननेसेसरी प्रोसेस है ना। तो उस अननेसेसरी प्रोसेस को आप नोट डाउन करेंगे। या फिर बुक नॉट क्लियर रेगुलरली, या फिर जो रिटर्न बुक आती है उसको हम रेगुलरली रिटर्न नहीं करते हैं, क्या ऐसे कारण है क्या। तो ये प्रोसेस से रिलेटेड कारण हो गए। फिर प्यूपिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है कि आपके स्टाफ नॉन वेल ट्रेंड हो या फ्रिक्वेंटली चेंज ऑफ स्टाफ, या फिर एक ही स्टाफ कंटिन्यू नहीं बैठता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है स्टाफ, तो उसको नए काम को समझने में दिक्कत होती है। ऐसे रीजंस हैं क्या, तो आप वन बाय वन ये रीजंस को बनाते जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं मटेरियल से रिलेटेड क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। जैसे मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं नो एडिक्वेट स्टॉक, है ना, आपके स्टॉक में बुक ही नहीं रहते हैं, या स्टेशनरी वगैरह है जो शॉर्टेज रहते हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन डिले होता है। या फिर दूसरे कारण हो सकते हैं इशू सर्कुलेशन डेस्क नॉट डिजाइन वेल, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सर्कुलेशन डेस्क रहता है वो सही तरीके से डिजाइन में नहीं रहता है, जिसके कारण आपको इशू रिटर्न करने में दिक्कत होती है। मशीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ओल्ड कंप्यूटर है, उसके रैम कम है या उसके प्रोसेसर बहुत पुराने हो गए हैं, जिसके कारण आपको इशू रिटर्न करने में टाइम लगता है। या प्रॉब्लम विथ सॉफ्टवेयर, या फिर हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो और जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है या टाइम लगता है, ठीक है। ये चीज़ प्रॉब्लम और कसेज और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप डिसाइड करने के बाद क्या किया जाता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप इज टू कम अप विथ अ रेंज ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन आर हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद फिर उसके प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में फिर काम किया जाएगा, है ना। या हाइपोथेसिस बना के उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा, टेस्ट और ट्राई किया जाएगा, जैसे प्लान डू और चेक में करते हैं अपन, है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका पाई चार्ट एंड बार चार्ट।
पाई चार्ट यूजर पाई स्लाइस टू शो रिलेटिव slice of data, for example percentage of book fund allocated for different subject in the library. Bar graph chart display of data using bar of different height, for example growth in book loan during past 5 year. आपको एक क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। जब आप अपने मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट आपको पूछेगा ये कि पिछले 5 सालों में बुक की क्या ग्रोथ हुई, तो आप फिगर में ना बताकर इसको ग्राफिकल में आप बता सकते हैं। बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, है ना, या फिर आप और भी जितने भी ये यहाँ पर दिए गए हैं तो वो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं आपके। जैसे परसेंटेज और फंड के बीच का, आपके यहाँ कितने फंड आए और उसके कितने परसेंट, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट पे यूज़ किया गया, तो आप परसेंटेज में ना बताकर उसको क्वांटिटी में ना बताकर आप उसको ग्राफिकल रूप में बता सकते हैं। तो जैसे पाई चार्ट के लिए आप देखेंगे तो पाई चार्ट में आपका आएगा, ये देखिए पाई चार्ट इस तरीके से पाई चार्ट होता है, पाई और स्लाइस चार्ट होता है। तो इस तरीके से आप बुक का रेशियो बता सकते हैं, है ना, उसके फंड को कौन कौन से सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट। फिर नेक्स्ट है आपका रन चार्ट। रन चार्ट डिस्प्ले डाटा रिलेटिंग टू फिनोमिना ओवर ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में आपके डाटा ने क्या फ्लक्चुएट किया, इस चीज़ को बताता है। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, पैटर्न एटसेट्रा। इससे एक ट्रेंड और पैटर्न का पता चलता है कि लोग, हो सकता है कि सोशल साइंस की ओर उनका झुकाव ज़्यादा नहीं है, साइंस की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मंथ वाइज बुक इशू रिटर्न ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर। पास्ट 1 ईयर में देखिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट के लोगों ने बुक ज़्यादा इशू कराए हैं, तो उस चीज़ का डाटा आप बनाएंगे, तो ये आपका रन चार्ट कहलाता है ना। तो रन चार्ट किस तरीके का बनता है, तो देखिए इस तरीके का रन चार्ट बनता है। तो इससे एक बायसनेस पता चलता है, एक झुकाव पता चलता है कि लोगों का झुकाव किस ओर ज़्यादा जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपका बनेगा रन चार्ट, है ना। फिर आपका आता है पेट्रो एनालिसिस चार्ट। पेट्रो एनालिसिस चार्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। पेरेट्रो प्रिंसिपल आल्सो कॉल्ड बाय नेम 80/20 रूल, है ना। तो इसको पेट्रो चार्ट को 80/20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव एक्शन और उसके सॉल्विंग पर ध्यान दिया जाता है ना। ये मानता है कि ही हैज़ एज्यूम दैट इन ऑल सिचुएशन 20% ऑफ केसेस डिटरमाइन 80% ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कारण में ही 80% प्रॉब्लम के छुपे हुए होते हैं, है ना। तो वो 80% प्रॉब्लम आपके कारण के अंदर ही होंगे, वही एनालिसिस आपको करना है। पेट्रो एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द टॉप प्रोसेसिंग केसेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू रिसॉल्व द मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल जैसे व्हाट आर द मेन रीजन फॉर डिले इन द रिलीज ऑफ न्यू बुक। क्या कारण हो सकते हैं कि जो बुक डिले हो रहे हैं, है ना, उसको रिलीज कर नए बुक को सर्कुलेशन में आने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो नए बुक का आप सर्कुलेशन प्रोसेस को देखेंगे तो उसी प्रोसेस के अंदर में कारण के अंदर में ही आपको उसका निदान मिल जाएगा। ये चीज़ कहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस में यदि कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना है फोर्सफुली। तो ये चीज़ कहा गया है आपके फोर्स फील्ड एनालिसिस में, है ना। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ यूजफुल डिसीजन मेकिंग टेक्निक। आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पर फोर्सफुली डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि यदि लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें कि तो अपन बोल सकते हैं डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर बाय 2 आवर, एनालिसिस द फोर्स विच आर फॉर एंड अगेंस्ट दिस मूव। तो यदि लाइब्रेरी का आवर दो घंटे के लिए आप बढ़ाना चाहते हैं तो किनके लिए 2 घंटे के लिए बढ़ाना है, इसका एनालिसिस करना और फोर्सफुली इसको अप्लाई करना है आपको, है ना। तो इस तरीके का चीज़ आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में होता यह है कि आप जो लोग इफेक्ट होने वाले हैं उस प्रॉब्लम से, उन लोगों से आप ओपिनियन या रिव्यूज मांगते हैं, है ना। तो देखिए अ फोकस ग्रुप इज द मीटिंग ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन मॉडरेट बाय ट्रेन्ड पर्सन, है ना। तो मतलब एक मीटिंग रखेंगे आप, जिसमें आप उन लोगों को बुलाएंगे, है ना, प्रॉब्लम को बताएंगे और उसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे।
तो ट्रेंड पर्सन आप लोग रहेंगे, जो लाइब्रेरी स्टाफ या लाइब्रेरियन, वो ट्रेंड पर्सन रहेगा, उनके अंडर में इन लोगों की एक मीटिंग होगी और उनको प्रॉब्लम बताया जाएगा और फिर वो सॉल्यूशन उसके बताएंगे या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो बताएंगे। द गोल ऑफ द फोकस ग्रुप इज टू गेट देयर व्यू, फीडबैक, ओपिनियन एंड रिएक्शन इन रिलेशनशिप टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे रिलेटेड उनके व्यूज, फीडबैक और ओपिनियन लेना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले ले, गेट मेंबर्स फीडबैक ऑन इंक्रीजिंग फोटोकॉपी चार्ज विच हैज़ बिकम इनविजिबल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कास्ट ऑफ मटेरियल। मतलब हम इस बारे में राय लेंगे फोकस ग्रुप से कि भाई फोटोकॉपी का रेट हमको बढ़ाना है क्योंकि फोटोकॉपी के मटेरियल्स के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका ये जो होगा वो आपका कहलाएगा फोकस ग्रुप। तीसरा आता है इसमें, नेक्स्ट आता है ब्रेन स्ट्रोमिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग में मतलब आइडियाज़ लेने हैं, तो आइडियाज़ कौन दे सकते हैं, देखो दोनों सेम लगेगा आपको, है ना। वहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल पर्सन है, लेकिन यहाँ ब्रेन स्ट्रोमिंग में टेक्निकल पर्सन है। तो टेक्निकल पर्सन ज़्यादा लिटरेट पर्सन होंगे और वो अपने आइडियाज़ अच्छे से दे सकते हैं, तो यहाँ लिटरेट पर्सन रहेंगे। ब्रेन स्ट्रोमिंग इज अ टेक्निक इन ऑर्डर टू जनरेट आइडिया फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया जनरेट करना है। ब्रेन स्ट्रोमिंग कंबाइन अ रिलैक्स्ड इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ लेटरल थिंकिंग, है ना, सोच के माध्यम से उसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर ले ले, अपन एग्जांपल में ले ले कि यदि पुस्तकें, लाइब्रेरी की पुस्तकों के पेज फट जाते हैं या फाड़े जा रहे हैं यूज़र के द्वारा, तो उसको बचाने के लिए क्या आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा ब्रेन स्ट्रोमिंग में, है ना। ये देखिए यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा, जैसे फोर्स फील्ड देखना है तो फोर्स फील्ड देखिए, ये देखिए डिसीजन मेकिंग करना है, इस तरीके का आपका फोर्स फील्ड चार्ट बनता है, ठीक है। फोकस ग्रुप देखेंगे तो फोकस ग्रुप में ये देखिए कॉमन लोगों की मीटिंग होगी और वहाँ पर उनके ओपिनियन लिए जाएंगे और डिस्कशन किए जाएंगे प्रॉब्लम। उसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोमिंग में आइडियाज़ जनरेट होंगे, है ना, ठीक है। फिर आता है आपका ट्री डाइग्राम, है ना। तो ट्री डाइग्राम में क्या होता है, एक एक आपका गोल रहेगा, उसके सब गोल बनाएंगे, उसके सब गोल बनाएंगे और मेन गोल को अचीव करेंगे उन सब गोलों के माध्यम से। जैसे कि अपन ये डिसाइड करेंगे कि डेवलपिंग, ये देखिए आइडेंटिफाइंग गोल एंड सब गोल फॉर द लाइब्रेरी मार्केटिंग। लाइब्रेरी का मार्केटिंग करना है तो उसको एक गोल बनाइए, ठीक है। हमारा गोल हो गया लाइब्रेरी मार्केटिंग प्लान, और उसको विभिन्न चरणों में या विभिन्न गोल में बांट कर हम काम करेंगे। वो चीज़ आपका कहलाता है ट्री डाइग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्लो चार्ट एंड मॉडलिंग डायग्राम। तो फ्लो चार्ट जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए इस तरीके का जो फ्लो चार्ट बना के आप डायग्राम देंगे वो फ्लो चार्ट डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम में जैसे कि अपन एग्जांपल ले लें, फॉर डिसीजन डिस्क्राइबिंग बुक प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट। बुक प्रोसेस का फ्लो चार्ट कैसे होगा, कहाँ से बुक आएगा, बुक आने के बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सेसनिंग होगी, फिर उसके बाद बुक नंबर, क्लास नंबर, जो भी चीज़ आपका प्रोसेस में होगा उस चीज़ों को आप एक वर्क फ्लो बना के, आप फ्लो चार्ट बना के आप दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वन वेरिएबल इज प्लॉटेड इन हॉरिजॉन्टल में रहेगा एक, और एक एक्सिस जो रहेगा प्लॉटेड इन वर्टिकल एक्सिस। ये देखिए आपको दिखाता हूँ एग्जांपल इसका, स्केटर डायग्राम। ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो यहाँ पर जो भी चीज़ रिलेशनशिप आपका जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना, कि किस तरीके से वो एक्सेस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम बना सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोटोकॉपी चार्ज एंड इट्स यूजेस। उसके उपयोगिता और फोटोकॉपी के जो चार्ज बढ़े हैं उसके क्या कारण और इफेक्ट पड़ रहे हैं, उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप डायग्राम। रिलेशनशिप डायग्राम इज यूज्ड टू एनालाइज कसेस रिलेशन इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इशू। कॉम्प्लेक्स इशू के लिए करते हैं, और कारण और उसके संबंध को, कारण और प्रॉब्लम के संबंध को यहाँ पर आप रिलेशनशिप डायग्राम में शो करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, एनालिसिस ऑफ रीजन फॉर ड्रॉप इन लाइब्रेरी यूजेस इन अ लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क से क्यों लोग बाहर होते जा रहे हैं या छोड़ क्यों दे रहे हैं लाइब्रेरी नेटवर्क को, इसके बारे में आप एनालिसिस करेंगे। वो आपका कहलाएगा क्या,
रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट आता है क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। इसमें इसी में से जो डायग्राम हो रहा है ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यदि ये नोट्स चाहिए होगा आप लोगों को तो मेरे को व्हाट्सअप वगैरह करेंगे तो आपको ये नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अदरवाइज आप ईपीजी पाठशाला से डाउनलोड करिए नोट्स को और उसमें से पढ़िए, तो आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाएगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखते हैं क्वालिटी सर्किल। Quality circle, participative management set the means and mechanism for the staff to involve them in achieving the goal of the organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपने स्टाफ मेंबर को भी मैनेजमेंट में शामिल करना है, ठीक है। और क्वालिटी सर्किल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बिटवीन 3 and 12। 3 से लेकर 12 लोगों के बीच सदस्य हो सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वालिटी सर्किल में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। People who do the same or similar work voluntary meeting regularly for about 1 hour per week। हर हफ्ते 1 घंटे की मीटिंग होगी उनकी और प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस एंड सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर वर्क। उनके वर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब सारी चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे। 3 से लेकर 12 तक के पीपल की एक ग्रुप बनाकर। स्मॉल ग्रुप पीपल हु डू सिमिलर वर्क, जो एक ही तरीके का वर्क करते हैं, है ना। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और यदि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं। और नए वीडियोस और नए लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई जो लेक्चर जैसे ही अपलोड होगी आपको आपके मेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी और आप उस नए लेक्चर को सुन सकते हैं। और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और हमारे LIS नेट एग्ज़ाम सीरीज़ वीडियो सीरीज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।